नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य में और भी 15 दिनों तक लॉकडाउन लागू रखने की जरूरत है, जिसके लिए सभी के साथ चर्चा की जा रही है। हालांकि अब तक इससे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, किंतु यह लगभग तय है कि 1 जून के बाद भी अगले 15 दिनों तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस आशय के संकेत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा दिए गए हैं। पुणे में मीडिया के साथ संवाद साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यदि राज्य में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है तो अनलॉक की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा। ऐसे में लॉकडाउन को 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। इस दौरान भीड़भाड़ वाले सभी आयोजनों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। वहीं जिन जिलों में कोविड संक्रमण का प्रमाण कम हुआ है वहां पर कुछ हद तक प्रतिबंधों को शिथिल किया जा सकता है। कोविड संक्रमण काल के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की गई मदद अब तक आम नागरिकों को नहीं मिली है। वहीं अमरावती जिले में एक के बाद एक लगातार लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से सर्वसामान्य व गरीब लोग आर्थिक संकट में आ गए हैं। अतः राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जनता को राहत व दिलासा देने हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाए। इस आशय का ज्ञापन देने हेतु बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा शुक्रवार 28 मई को मुंबई मंत्रालय स्थित सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यालय पहुंचे। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने कक्ष में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में विधायक रवि राणा ने सीएम के कक्ष के दरवाजे पर ही अपना ज्ञापन चिपका दिया। विधायक रवि राणा द्वारा उठाया गया यह कदम मंत्रालय में चर्चा का विषय रहा। आज सर्वसामान्य लोकांना जगणे की मरणे अशी परिस्थिती झालेली आहे। जर मुख्यमंत्र्याकडे एक आमदार म्हणून आम्ही त्यांच्या व्यथा पोचू शकत नाही, त्यांना भेटू शकत नाही, बोलू शकत नाही, तर आज शेवटी मी निर्णय घेतला की मंत्रालयामधल्या 6व्या माळ्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य दालनामध्ये ज्या ठिकाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 15 महिन्यापासून पाय ठेवला नाही त्या मंत्रालयाच्या दालनाला मी माझे निवेदन चिपकवलेलं आहे। त्यांना त्यांच्या त्या मागण्या मी सगळे चिपकवलेले आहे, कारण की त्याच्या माध्यमातून तरी त्यांच्यापर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेचे, अमरावती जिल्ह्याच्या प्रश्नाचे, जनतेचा आवाज त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचला पाहिजे या उद्देशाने मी हे केलेलं आहे। आणि याच्यानंतर सुद्धा मुख्यमंत्री जर मला भेटायला तयार नसेल, जनतेचे प्रश्न सोडवायला तयार नसेल आणि अति तातडीची बैठक कॅबिनेटची घेऊन चंद्रपूरमधली दारूबंदी हटवू शकतात, जे आज आवश्यक नव्हतं। शेतकऱ्यांना आज खऱ्या अर्थानं मदतीची गरज आहे, युवकांना मदतीची गरज आहे, बेरोजगारांना मदतीची गरज आहे। ते न सोडवता कोरोनाच्याकडे दुर्लक्ष करून कोरोनासाठी लागणारे सामग्री, आता 3री लाट येणार आहे, 3री लाटसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1,000 बेडचं हॉस्पिटल त्यांनी उभारलं पाहिजे। लहान मुलांसाठी व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, आयसीयू हे उपलब्ध करून दिले पाहिजे, इंजेक्शन उपलब्ध करून दिले पाहिजे। पण ते न करता जर ते असे चंद्रपूरच्या दारूबंदीचा विषय उचलून त्यांनी जर खऱ्या अर्थानं तिथे दारू सुरू केले असेल या विदर्भाच्या एका जिल्ह्यामध्ये, जे संतांची भूमी आहे, तर मला असं वाटते याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जर माझा फोन किंवा मला भेटायची वेळ दिली नाही तर मी याच्यानंतर आपल्या वर्षा बंगल्यावर जाईल आणि वर्षा बंगल्यावर सुद्धा असंच लेटर त्या ठिकाणी चिपकील, जेणेकरून माझी आवाज मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे। राज्य शिक्षा मंडल अंतर्गत तय किए गए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को एक बड़ा व महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आगामी जून माह के दौरान कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने हेतु उनके द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पर ली गई सभी विषयों की लिखित परीक्षा हेतु 30 अंक, अब तक सभी विषयों के स्वाध्याय व मौखिक परीक्षा हेतु 20 अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और कक्षा 9वीं के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों द्वारा सभी विषयों में हासिल अंकों में से 50% अंक ग्राह्य माने जाएंगे, जिसके आधार पर उनका इस वर्ष कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम तय किया जाएगा। राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने उपरोक्त जानकारी देने के साथ कहा कि विगत शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 में कोविड संक्रमण नहीं था और उस समय कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बेहद सामान्य हालात के बीच अपनी वार्षिक परीक्षा दी थी। ऐसे में गत वर्ष कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों द्वारा सभी विषयों में हासिल किए गए अंकों में से 50% अंकों को जारी वर्ष कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम हेतु ग्राह्य माना जाएगा। इसके अलावा जारी वर्ष में पूरा साल भर कोविड संक्रमण के चलते कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सभी विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से चलती रही और शालाओं द्वारा साल भर के दौरान विभिन्न विषयों की लिखित परीक्षाएं भी ली गई। ऐसे में कक्षा 10वीं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा हेतु 30 अंक और अब तक किए गए स्वाध्याय व मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंकों को आधार बनाया गया है। इन 100 अंकों में से ही विद्यार्थियों के जितने अंक बनेंगे उस आधार पर मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तय किया जाएगा।
साथ ही यह भी बताया गया कि यद्यपि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा तय फार्मूले के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा, किंतु यदि विद्यार्थी इससे समाधानी व खुश नहीं हैं तो वे अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सामयिक परीक्षा यानी सीईटी दे सकेंगे। कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सीईटी देने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें गुणवत्ता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद शेष सीटों पर अंतर्गत मूल्यांकन के जरिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि इस समय अमरावती शहर में कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की स्थिति की वजह से हिंदू मोक्षधाम में मृतदेहों के अंतिम संस्कार हेतु काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा अपने खर्च पर हिंदू मोक्षधाम में नई गैस शवदाहिनी स्थापित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई, किंतु उनकी ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी द्वारा लोगों को भड़काकर नई गैस शवदाहिनी लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है और मनपा की सत्ता में रहने वाले भाजपा के महापौर चेतन गावंडे इस समय मूक रहकर तमाशा देख रहे हैं, जिसकी वजह से नाहक ही मनपा प्रशासन बदनाम हो रहा है। अतः हिंदू मोक्षधाम में नई गैस शवदाहिनी लगाने को लेकर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अपनी गंदी राजनीति और नौटंकी को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। पत्रकार परिषद में पराग गुर्दे ने स्पष्ट किया कि पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा उपलब्ध कराई गई नई गैस शवदाहिनी हिंदू मोक्षधाम में ही लगेगी और शिवसेना इसका समर्थन करती है। इसके अलावा जो भी इस गैस शवदाहिनी का विरोध करेगा उसे शिवसेना का सामना करना पड़ेगा। यह बात गैस शवदाहिनी का विरोध करने वाले लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। शिवसेनेच्या वतीनं पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली। हिंदू स्मशानभूमीत तिसऱ्या गॅस दाहिनीचा जो भाजप विरोध करत आहे, भाजपचे प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी जो विरोध करत आहे त्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेण्यात आली। शिवसेनेचं मत फक्त एवढंच आहे, पैसे भाजपच्या आमदाराचे म्हणजे प्रवीण पोटेचे दिलेले आहे स्मशानभूमीला आणि विरोध करत आहे भाजपचे प्रवक्ते आणि भाजपचे नगरसेवक। म्हणून भाजपवाल्यांनी हे स्पष्ट करावं आणि अमरावती शहरातील नागरिकांना मूर्ख बनवण्याचा धंदा बंद करावा। एकाने पैसे द्यायचे, एकाने विरोध करायचा, हे नाटक त्यांनी बंद करावं आणि सगळी जबाबदारी आणि सगळा रोष प्रशासनावर आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर टाकायचा। दर वेळेस वृत्तमानपत्रातून मुख्यमंत्र्यावर टीका करायची। माझं शिवराय कुलकर्णीला या ठिकाणी सांगणं आहे की त्यांनी मुख्यमंत्र्यावर टीका करणं हे तात्काळ थांबावं, नाही तर शिवराय कुलकर्णी रस्त्यानं अमरावती शहरात जिथं जिथं दिसत जाईल तिथं तिथं कनपडात त्याच्या दिल्या जाईल। शिवसैनिक हा सगळं सहन करून घेईल, पण उद्धव साहेबाबद्दल विनाकारण आणि वैयक्तिक खालच्या दर्जात विरोधाला विरोध करून ठीक आहे, पण वैयक्तिक जर खालच्या दर्जात शिवराय कुलकर्णी टीका करत असेल तर शिवराय कुलकर्णीचे भर रस्त्यात कपडे फाडून त्याच्या कनपडात शिवसेना देईल। विद्यापीठ के पूर्व सीनेट सदस्य दिनेश सूर्यवंशी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि कुलगुरु पद के लिए पात्रता हेतु गलत जानकारी उपलब्ध कराते हुए कुलगुरु बनकर वेतन भत्ते वाहन एवं बंगले का लाभ उठाने के साथ ही डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने राज्य की जनता एवं राज्य सरकार के साथ करोड़ों रुपयों की जालसाजी की है। इस काम में विद्यापीठ के प्रकुलगुरु राजेश जयपुरकर ने उनका साथ दिया है, अतः इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। ऐसी शिकायत शहर पुलिस सहित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो तथा आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। दिनेश सूर्यवंशी के मुताबिक अमरावती विद्यापीठ का कुलगुरु बनने के बाद डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर एवं प्रकुलगुरु डॉक्टर राजेश जयपुरकर ने आपसी मिलीभगत करते हुए .com इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, माइंड लॉजिक व प्रोमार्क जैसी कंपनियों को पात्रता नहीं रहने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विद्यापीठ के कामों से संबंधित ठेके दिए और इन कंपनियों को लाखों रुपयों का भुगतान भी किया, जिसमें खुद भी काफी फायदा उठाया। साथ ही विद्यापीठ के वाहनों का गैर कानूनी तरीके से अपने कामों के लिए उपयोग करते हुए विद्यापीठ के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी मर्जी वाले लोगों की गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति की गई, जिसके लिए संबंधितों को लाखों रुपयों का वेतन और मानधन भी अदा किया गया। अतः विद्यापीठ के कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर व प्रकुलगुरु राजेश जयपुरकर द्वारा किए गए फर्जीवाड़े व भ्रष्टाचार को देखते हुए दोनों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज करने हेतु शिकायत दर्ज की गई है। आज मी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर व प्रकुलगुरू डॉक्टर राजेश जयपुरकर यांच्या नावाची फौजदारी गुन्हा भारतीय दंडविधानाच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत ज्या त्यात फसवणूक, कागदांची हेरफार वगैरे वगैरे अशा वेगवेगळ्या आर्थिक अनियमिततांच्या गुन्ह्यांचा नोंद करण्यासाठीचा अर्ज निवेदन मी फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशनला दिलेला आहे। .com इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला बेकायदेशीरपणे टेंडर देऊन त्यांच्या अपात्र असलेल्या स्थितीला पात्र करण्यासाठी म्हणून खोटे डॉक्युमेंट, बनावट डॉक्युमेंट हे बनाव उभा करण्यासाठी म्हणून त्यांनी जोडले
त्याला पाठिंबा देण्यात आला, सह्या करण्यात आला, याच्या विरोधामध्ये मी कंप्लेंट दिलेली आहे. बरोबरीनं कुलगुरू होण्यासाठी डॉक्टर चांदेकर हे पात्र नाही आहेत. त्यांनी कुलपती कार्यालयाची, महाराष्ट्र शासनाची, UGCची, सर्व जनतेची आणि प्राधिकरणांची दिशाभूल केलेली आहे. आपल्या कुलगुरू बनण्यासाठी म्हणून एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हा आवेदन करताना पूर्ण केलेला असला पाहिजे, तो सबमिट झालेला असला पाहिजे, त्यासाठी अनुदान मिळालेलं असलं पाहिजे. यापैकी कोणतीही अट ही पूर्ण न केल्याचं त्यांच्याच महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवरून मला माहीत पडलं. म्हणून ही तक्रार मी 18 एप्रिलला कुलपतींकडे केलेली आहे आणि अशाच पद्धतीची फसवणुकीची तक्रार मी आज फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये केलेली आहे. शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा यहां जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी अच्छे व्यक्ति को बदनाम कैसे किया जाए यह भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है. साथ ही पूरी तरह से झूठ, बकवास और बेशर्मी के साथ किसी बात को सामने कैसे रखा जाए यह अमरावती शहर में रहने वाले भाजपा के एक बड़बोले प्रवक्ता से सीखा जा सकता है. पत्रकारिता के क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले कई लोगों को हमने देखा है, किंतु अच्छा काम करने वाले किसी सज्जन व्यक्ति के लिए बेहद निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति पहली बार देखने में आया है. इस बड़बोले व्यक्ति ने पत्रकारिता का सहारा लेते हुए जिस तरह की राजनीति करनी शुरू की है उससे पत्रकारिता भी बदनाम हो रही है. ऐसे में इस बड़बोले प्रवक्ता को चाहिए कि वह अपना मुंह संभाल कर बात करे, अन्यथा ऐसे लोगों को शिवसेना द्वारा अपनी स्टाइल में जवाब देना भी आता है. शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत ATS पथक द्वारा विगत माह बड़े पैमाने पर जिलेटिन की छड़ें बरामद करने की कार्रवाई की गई थी. इस कार्य हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों ATS पथक की पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज, हेड कांस्टेबल दीपक श्रीवास, पुलिस नायक जमील अहमद मोहम्मद आदिल, पुलिस नायक अमर बघेल का प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया. इसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी उजागर करने को लेकर CP के विशेष पथक के API पंकज चक्रे, पुलिस उप निरीक्षक राजकिरण यावले, हेड कांस्टेबल राजेश राठौड़, पुलिस नायक गजानन ढेवले व नीलेश जुनघरे, पुलिस कांस्टेबल चेतन कराड़े, सूरज चौहान, निखिल गेडाम, राजीव रायली वाले तथा महिला पुलिस सिपाही भारती ठाकुर का भी CP डॉक्टर आरती सिंह के हाथों प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया. CP डॉक्टर आरती सिंह ने इन दोनों पथकों में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के काम की सराहना भी की. जिले में अब कोविड संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे सुस्त हो रही है. शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन संक्रमितों की संख्या 500 के स्तर से नीचे रही और आज 496 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,026 पर जा पहुंची है. वहीं शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई. जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,427 पर जा पहुंची है. साथ ही बाहरी जिलों के 170 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,597 पर जा पहुंचा है. शुक्रवार को हुए मृत लोगों में मनपा क्षेत्र के 1 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश रहा. इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 441 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया. जिले में अब तक कुल 83,308 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,291 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 1,528 और ग्रामीण क्षेत्र के 4,763 मरीजों का समावेश है. इसके अलावा इस समय 1,813 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है. वहीं मनपा क्षेत्र में 1,092 व ग्रामीण क्षेत्र में 3,996 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. जिले के लिहाज से सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि विगत 24 घंटे के दौरान 7,320 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से मात्र 6.77% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. विगत 3 दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है. वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 91.52% पर पहुंच गया है. रिकवरी रेट में भी विगत कुछ दिनों से इजाफा हो रहा है. इसे एक तरह से जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है. वहीं संभाग में शुक्रवार को कुल 1,331 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें अकोला के 233, यवतमाल के 118, बुल्ढाना के 279 व वाशिम के 205 लोगों का समावेश रहा. इसके साथ ही शुक्रवार को संभाग में 2,396 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया, जिनमें अकोला के 240, यवतमाल के 330, बुल्ढाना के 810 व वाशिम के 275 नागरिक शामिल हैं. अमरावती संभाग में अब तक 3,42,367 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 3,19,134 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. वहीं संभाग में कोविड संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 5,152 पर जा पहुंची है. 2 दिन पहले अमरावती जिले को कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड की नई खेप प्राप्त हुई थी, जिसके जरिए गत रोज से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड टीकाकरण अभियान एक बार फिर तेज गति के साथ शुरू किया गया.
इसके तहत जहां गुरुवार को अमरावती जिले के 98 टीकाकरण केंद्रों पर 10,399 नागरिकों को पहला व 3,361 नागरिकों को दूसरा, ऐसे कुल 13,760 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के डोज लगाए गए। वहीं शुक्रवार को अमरावती शहर के 10 टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्र लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया गया तथा जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित करीब 90 टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड सहित कोवैक्सीन का डोज लगाने का काम किया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण के समय होने वाली भीड़भाड़ को टालने हेतु आवश्यक नियोजन किए गए हैं, जिसके तहत 70% ऑनलाइन बुकिंग तथा 30% टोकन बुकिंग के जरिए लाभार्थियों को वैक्सीनेशन हेतु नंबर दिए जा रहे हैं और सबको तय समय देते हुए बारी बारी से वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे होती है, वहीं सुबह 8:30 बजे से टोकन वितरण शुरू किया जाता है। इसके साथ ही सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाता है। ऐसे में अब टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह भीड़भाड़ वाला नजारा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि बड़े अनुशासित ढंग से सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कोविड संक्रमण की चपेट में आने पश्चात इलाज के बाद कोविड मुक्त होने वाले कई मरीजों के म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होने का काफी अधिक खतरा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और भविष्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए जिले में कोविड मुक्त हो चुके लोगों का सर्वेक्षण करना शुरू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में 21,000 लोगों का सर्वेक्षण करना शुरू किया गया है। इसमें से अब तक 3,100 नागरिकों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनमें से 8 लोग म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित रहने की जानकारी सामने आई है। इसमें से 4 लोगों पर अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं 4 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले के चलते पुराने बाईपास स्थित सेलिब्रेशन लॉन में शुरू किए गए संजीवनी अस्पताल की मान्यता को जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब जिले के सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मरीज को रेमडेसिविर का डोज देने के बाद इंजेक्शन के खाली एम्पल की जानकारी भी संबंधित डॉक्टरों द्वारा रखा जाना अनिवार्य किया गया है। इसकी रिपोर्ट संबंधित डॉक्टरों द्वारा जिलाधीश कार्यालय को सौंपी जाएगी। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के पथक ने विगत 11 मई की रात पुराना बाईपास स्थित सेलिब्रेशन लॉन में शुरू किए गए संजीवनी कोविड अस्पताल में छापा मारकर सरकारी वैद्य के अधिकारी डॉक्टर पवन मालसुरे सहित 6 अन्य ठेका नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को हिरासत में लेते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 12 एम्पल जब्त किए थे, जिससे काफी हड़कंप मच गया था। जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए विशेष जाँच करने का आदेश जारी किया था और उप जिलाधीश मनीष गायकवाड़ की अध्यक्षता में 6 अधिकारियों की जाँच समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल संजीवनी कोविड अस्पताल की मान्यता को रद्द करने का आदेश जारी किया। साथ ही नए आदेश जारी करते हुए जिले के सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने व रेमडेसिविर इंजेक्शन के खाली एम्पल का रिकॉर्ड भी रखने का निर्देश जारी किया है। कोविड संक्रमण की पहली लहर से जहां शहरी क्षेत्र में हड़कंप मचा था, वहीं दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्र में जमकर कहर ढाया। विगत फरवरी माह से लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण की वजह से इस समय अमरावती जिला रेड जोन में शामिल है और जिले के सर्वाधिक कोविड संक्रमित मरीज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर इससे पहले रोजाना 1000 के आसपास मरीजों का पहुंचना बेहद आम बात हो गई थी। ऐसे में इन सभी मरीजों की जाँच और देखभाल करने हेतु सुपर कोविड अस्पताल के डॉक्टरों को अच्छी खासी दौड़भाग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जहाँ एक और कई डॉक्टर एक से अधिक बार कोविड संक्रमण की चपेट में आए, वहीं दूसरी ओर लगातार चल रही दौड़भाग की वजह से डॉक्टरों को अपने खानपान व स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। ऐसे में उनका वजन लगातार घट रहा है। ऐसी स्थिति में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले द्वारा सभी डॉक्टरों से अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की अपील जारी की गई है। कोविड संक्रमण की वजह से इस समय जहां एक और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और बड़े पैमाने पर इंसान इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तथा अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, किंतु हैरत की बात यह है कि इस वायरस का अब तक इंसानों के लगातार संपर्क आने वाले पालतू मवेशियों व जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में जिले के करीब 9,88,499 पालतू जानवर व मवेशी कोविड संक्रमण के प्रभाव से कोसों दूर हैं। इस आशय की जानकारी पशु वैद्य के अधिकारियों द्वारा दी गई है। गर्मी के मौसम के दौरान जिले के कई किसानों द्वारा अपने खेतों में मूंगफली की फसल उगाई जाती है, जो ऐन बारिश के मुहाने पर पककर तैयार हो जाती है। ऐसे में इन दिनों अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़े पैमाने पर ग्रीष्मकालीन मूंगफली को बिक्री हेतु लाया जा रहा है। जिले में कोविड संक्रमण की वजह से मौत का शिकार हुए शिक्षकों के परिजनों को अब तक बीमा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के पास कोई स्पष्ट मार्गदर्शन व जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कोविड संक्रमण की वजह से मृत शिक्षकों के परिजनों को बीमा लाभ देने को लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है। विगत 1 वर्ष से अमरावती जिले में कोविड संक्रमण का कहर जारी है। इस दौरान प्रशासन द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने हेतु कई शिक्षकों की भी सेवाएं ली गई थी और यह सेवा देते समय कई शिक्षक व उनके परिजन कोविड संक्रमण की चपेट में आए। इसमें से कई
शिक्षकों की मौत भी हुई। सरकार द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान काम करने वाले शिक्षकों के लिए भी बीमा कवच की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसके लिए आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा भेजना होता है। किंतु अमरावती संभाग में कितने शिक्षकों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई और इनमें से कितने मृत शिक्षकों को बीमा लाभ देने हेतु सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया, इसकी अधिकृत जानकारी शिक्षा उपसंचालक कार्यालय के पास उपलब्ध ही नहीं है। नेट सेट पीएचडी व सीएचबी कृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश ठाकरे द्वारा मांग की गई है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर केबी नायक आए दिन विभाग के प्राध्यापकों व विद्यार्थियों के समक्ष कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के लिए आक्षेपजनक संबोधन का प्रयोग करते हैं। यह एक तरह से अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु सहित राज्य के राज्यपाल व कुलपति का अपमान है। अतः डॉक्टर केबी नायक को तुरंत सेवा से निलंबित व निष्कासित किया जाना चाहिए। मोर्शी शहर के मध्य से होकर बहने वाली दमयंती नदी में अनावश्यक वनस्पति व गाल ज्यादा प्रमाण में भर जाने से बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से परिसर में रहने वाले नागरिकों के घरों में बारिश का गंदला पानी जमा हो जाता है और उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले दमयंती नदी की साफ सफाई की जाए, ऐसी मांग परिसर के नागरिकों द्वारा पालिका प्रशासन से की जा रही है। द ग्रेट टीपू सुल्तान ब्रिगेड की ओर से बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को निवेदन सौंप कर कहा गया कि शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में इन दिनों बिजली की समस्या काफी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएं। आने वाले महीने यानी जून माह से मानसून की शुरुआत होगी और जैसे कि मौसम विभाग द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है, इस वर्ष बारिश समय पर और औसत से अधिक होगी। ऐसे में मनपा प्रशासन मानसून से 2 माह पहले मानसून पूर्व तैयारियों में जुट जाता है, किंतु इस वर्ष मनपा का समूचा अप्रैल और मई महीना कोरोना की बीमारी से निपटने में चला गया और कल गुरुवार को महापौर चेतन गावंडे ने मानसून की पूर्व तैयारी की समीक्षा की। हमेशा की तरह इस बार भी केवल नाला सफाई पर ही ध्यान केंद्रित किया गया और आपातकालीन कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले मंडल न्यूज द्वारा विगत 20 मई को शहर में स्थित जर्जर मकानों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। ऐसे में कल हुई मनपा की समीक्षा बैठक में मजबूरन जर्जर मकानों की स्थिति पर भी समीक्षा की गई, लेकिन इस समीक्षा बैठक में जर्जर मकानों को गिराने के संदर्भ में मनपा द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू रहने के साथ ही तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, जिसे लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का सर्वाधिक खतरा छोटे बच्चों के लिए रहेगा। ऐसे में राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स की नियुक्ति की गई है और कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले बच्चों के लिए बेड एवं अस्पताल का नियोजन किया जा रहा है। अमरावती संभाग के 5 जिलों में इस हेतु 889 बेड का नियोजन किया गया है, जिसमें अमरावती जिले के 110 सरकारी व 55 निजी अस्पताल मिलाकर कुल 165 बेड का नियोजन किया गया है। साथ ही समूचे संभाग के सरकारी अस्पतालों में 599 व निजी अस्पतालों में 290 बेड बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इनमें वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन बेड का भी समावेश है। संभाग में सर्वाधिक 225 बेड का नियोजन वाशिम जिले में किया गया है और अकोला में भी बेड बढ़ाए जाने की बात कही गई है। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे प्रकल्प पर काम करने वाले मजदूरों को उनके राज्य से वापस लाने गई हुई 12 बसें कोविड टेस्ट का कारण देते हुए झारखंड सरकार ने विगत 2 दिनों से राज्य की सीमा पर रोक रखी है। इन मजदूरों के अभाव में समृद्धि का काम करीब 3 माह तक आगे टल सकता है। राज्य का महत्वपूर्ण प्रकल्प रहने वाले समृद्धि महामार्ग को कोविड महामारी की वजह से जबरदस्त झटका लग रहा है। मार्च में राज्य में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ जाने की वजह से होली के लिए अपने गाँव वापिस गए पर प्रांत के मजदूरों ने वापिस लौटने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में विगत 2 महीने से करीब 60 से 65% मजदूरों की उपस्थिति पर ही इस प्रकल्प का काम निर्भर चल रहा है। नाफेड द्वारा चना खरीदी को 25 जून तक समयावधि दी गई है। इस तरह की जानकारी जिला विपणन अधिकारियों ने दी है। नाफेड की ओर से चना खरीदी के लिए 25 फरवरी से 25 मई तक समयावधि दी गई थी, किंतु अब 25 जून तक चना खरीदी शुरू रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए प्रति क्विंटल 5,100 रुपये के दर से यह खरीदी की जाएगी। तिवसा शहर में कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है, फिर भी स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इसके तहत अब नियम बनाया गया है कि तिवसा शहर के पेट्रोल पंपों पर जिन लोगों को अपने दुपहिया व 4 पहिया वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल भराना है, उन्हें वहीं पर कोविड टेस्ट करानी होगी और यदि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है तो ही उन्हें पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। अमरावती जिले के राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत तथा किसान योजना अंतर्गत शामिल नहीं रहने वाले एपीएल केशरी राशन कार्ड धारकों को जून 2021 के लिए सहूलियत के दर से खाद्यान्न का लाभ दिया जाएगा। सरकारी अनाज के गोदाम में और सरकारी सस्ते अनाज की दुकान में इस योजना के लिए शेष रहने वाला अनाज वितरित किया जाएगा। प्रथम मांग करने वाले लाभार्थियों को यह अनाज वितरित किया जाएगा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यक अधिकारी डॉक्टर पवन मालूसरे की जमानत अर्जी पर आज भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने डॉक्टर मालूसरे की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार 31 मई की तारीख मुकर्रर की है। वहीं इस मामले की एक अन्य आरोपी तथा सुपर कोविड अस्पताल की नर्स पूनम सोनोने द्वारा भी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है, जो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। खुद को अविवाहित बताते हुए एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने अपने परिचय में रहने वाली युवती के साथ विवाह किया, किंतु बाद में युवती को पता चला कि डॉक्टर पहले से ही विवाहित है। तब वह अपने मायके चली गई। पश्चात डॉक्टर ने युवती के मायके में जाकर उस पर बलात्कार किया और उसकी मां को जान से मार देने की धमकी दी। ऐसा मामला गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोभा नगर में उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने युवती की शिकायत पर निशांत नाना साहब वानखड़े नामक डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। राजापेट पुलिस अंतर्गत हमालपुरा में छत्रपति व्यायाम व क्रीड़ा मंडल की जगह पर स्थापित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में परसों रात अज्ञात चोरों ने हनुमान जी की मूर्ति पर लगाया हुआ 25 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट चुरा लिया, जिसकी कीमत 2000 रुपये बताई गई है। हमालपुरा परिसर निवासी शरद जयकुमार बावने की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। मूर्तियापुर अकोला राष्ट्रीय महामार्ग पर केंद्रीय वखार महामंडल के अनाज गोदाम के पास एक काले हिरण का आवारा कुत्तों द्वारा पीछा करते हुए उसका शिकार किए जाने की घटना शुक्रवार को तड़के 6 बजे के दौरान घटित हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।